Welcome students. Welcome to our English class. Students, जैसा कि पिछले लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि हम इंग्लिश वर्कशॉप जो हमारी है काफी लेंदी थी, तो उसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, है ना? सो लास्ट लेक्चर में हमने वर्कशॉप का पार्ट 1 कंप्लीट किया था. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर इंग्लिश वर्कशॉप पार्ट 2. टाइटल इज यूनिट 3.4. प्लीज डोंट रीड दिस पोयम. ओके बच्चों, और ये है हमारी वर्कशॉप पार्ट 2. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी देयर, क्वेश्चन नंबर 5 is on your screen. Okay, question is given there. Read the lines given in the table, discuss what they mean and when they might be used. Then use your imagination and name situations which these lines may be used by different speaker. यानी कि आपको इन लाइनों को ध्यान से पढ़ना है पहले. ओके, रीड द लाइन्स. ओके, देन डिस्कस व्हाट दे मीन. उनका मतलब क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. एंड हम और क्या कर सकते हैं कि इन लाइनों का उपयोग कहां पर किया गया है. When they might be used, इनका उपयोग कब किया जा सकता है, इसे हमें देखना है. Then use your imagination. उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करो. और फिर और क्या करना है, नेम सिचुएशंस. सिचुएशंस का मतलब होता है स्थिति या वह प्रसंग जब इन लाइनों को हम बोल सकते हैं या इन लाइनों को बोला गया है. ओके, यहाँ पर ऑलरेडी लाइनें दी हुई है. इन लाइनों को हमें पढ़ना है. पढ़ने के बाद हमें इसके ऊपर क्या डिस्कशन करना है कि इन लाइनों को हम और कौन कौन सी सिचुएशंस यानी प्रसंगों में इन लाइनों का उपयोग कर सकते हैं. ओके, एंड देन वी हैव टू सी कि बाय डिफरेंट स्पीकर. स्पीकर यानी बोलने वाले. अब सिचुएशन जब अलग होगी, लाइन वही है लेकिन प्रसंग अलग है, तो बोलने वाला व्यक्ति भी अलग हो जाएगा, है ना? स्पीकर भी अलग हो जाएगा. तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर जो 6 लाइनें दी गई हैं, यू कैन काउंट देयर आर 6 लाइन्स गिवन. ओके, द वेरी फर्स्ट लाइन इज ऑलरेडी गिवन देयर कि in which situation who will be the speaker and the same line can be said. इन लाइन को वापस से रिपीट किया जा सकता है. तो यहाँ पर पोयम में सिचुएशन अलग थी, बोलने वाला व्यक्ति अलग था, लाइन सेम. ओके, तो ये लाइनें जो है ये पोयम की ही हैं, लेकिन हम यहाँ पर अलग प्रसंग में अलग स्पीकर के द्वारा ये बोला जा सकता है. इसके ऊपर चर्चा करेंगे. ओके, ऑलरेडी जो दिया हुआ है, जस्ट मूव अलोंग नाउ, देयर इज नथिंग हियर टू सी. यानी उसने बोला आप सभी यहां से जाइए या आप लोग जाइए, यहाँ पर आपके लिए कुछ नहीं है, या आप यहाँ क्यों खड़े, जाओ यहां से. ऐसा कविता में कहा गया. वहां पर प्रसंग अलग था, यहाँ पर प्रसंग अलग है, सिचुएशन अलग है. देखो सिचुएशन क्या दी है उन्होंने, पीपल गैदरिंग टू वॉच अ फाइट बिटवीन 2 ब्रदर्स. यहाँ पर सिचुएशन दी गई है कि लोग इकट्ठा हुए हैं 2 भाइयों की लड़ाई देखने के लिए. मारामारी हो रही है, फाइट हो रहा है, तो उसे देखने के लिए लोग खड़े हुए हैं. अब यहाँ पर ये प्रसंग है, तो बोलने वाला व्यक्ति भी बदल गया है. कौन है उनका, ये लाइन बोलने वाला व्यक्ति कौन हो गया है, a friend of the 2 brothers who is trying to stop the fight tells the people. अब दोनों भाइयों का कोई एक कॉमन फ्रेंड होगा. वो फ्रेंड चाहता है कि इन दोनों की लड़ाई रुक जाए, इन दोनों को लड़ने से रोक रहा है वो. और जो लोग खड़े हो गए, इकट्ठा हो गए ना देखने के लिए, तो वो दोस्त क्या बोल रहा है कि भाई जाओ यहां से, आप यहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ मत खड़े रहो, जाओ आप. क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये 2 भाइयों की लड़ाई और लोग के बीच में तमाशा बन जाए, है ना? तो दोनों भाइयों का जो दोस्त है
वो लोगों से कह रहा है कि जस्ट मूव अलाउंग नाउ, यहाँ से जाओ, देयर इज नथिंग हियर टू सी, यहाँ देखने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ मत खड़े रहो, तमाशा मत देखो, है ना। तो यहाँ पर प्रसंग अलग है, बोलने वाला व्यक्ति अलग है, लेकिन लाइन सेम है। ओके, अब हमें यही देखना है कि नीचे और जो 5 लाइनें हैं उसमें प्रसंग कौन सा और अलग प्रसंग आ सकता है और कौन सा अलग बोलने वाला व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, सो सेकंड वन देखो, I have asked you once politely, don't make me ask you twice। अब वो क्या बोल रहा है, लाइन सेम है, इसमें कविता में ये लाइन थी, ठीक है। वो कवि बोल रहा था ना कि मैं बोल रहा हूँ चुपचाप रख दो पोयम, बार बार बोलने मत लगाओ, दोबारा बोलने मत लगाओ, ऐसा कवि ने कविता में कहा है। तो उस समय सिचुएशन ये थी कि हम कविता पढ़ रहे थे और वो हमें चेतावनी दे रहा था। तो यही लाइन अगर हम दूसरे प्रसंग में यूज करें तो बोलने वाला व्यक्ति कौन सा हो सकता है और प्रसंग कौन सा हो सकता है, इसे हमें देखना है। तो here you can see a young boy is demanding money for buying junk food to his father। प्रसंग क्या हो सकता है, छोटा बच्चा डिमांडिंग मनी, डिमांड करना यानी मांग करना, किसकी मांग कर रहा है, पैसों की, मनी। ओके, क्यों मांग रहा है, फॉर बाइंग जंक फूड, उसे बाहर जाके बाजार से कुछ खाना है। जंक फूड मैंने आपको पिछले लेक्चर में 2-3 लेक्चर पहले भी बताया था। जंक फूड का मतलब होता है जो हम बाहर से, जैसे पिज्जा है, बर्गर है, ये सब चीजें मंगाते हैं ना, खाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वाद में अच्छी रहती हैं, लेकिन दरअसल देखा जाए तो उनसे हमें कोई ज्यादा न्यूट्रिशंस मिलते नहीं है, उसे कहा जाता है जंक फूड। तो एक छोटा बच्चा अपने पापा से जंक फूड खाने के लिए पैसा मांग रहा है, ठीक है। अगर ये प्रसंग है तो इस लाइन को बोला जा सकता है कि नहीं, हाँ बोला जा सकता है। और कौन बोल सकता है ये लाइन, फादर इज वार्निंग हिम नॉट टू आस्क मनी फॉर दिस पर्पस। यहाँ पर उसके पापा इस लाइन को बोल सकते हैं, कैसे, क्योंकि वो क्या बोल सकते हैं, वार्न कर रहे हैं ना, चेतावनी, ये चेतावनी है ना। आई हैव आस्क्ड यू वंस पोलाइटली, पापा बोल सकते हैं मैंने एक बार तुम्हें मना किया है, डोंट मेक मी आस्क यू ट्वाइस, बार बार या दोबारा बोलने मत लगा, है ना। तो सिचुएशन यहाँ पर बदल गई है कि एक बच्चा पैसे की मांग कर रहा है जंक फूड खाने के लिए और पापा उसे वार्निंग दे रहे हैं कि मैंने एक बार आपको मना कर दिया, अब दूसरी बार वापस मत बोलने लगा, है ना। यहाँ पर प्रसंग और स्पीकर यानी सिचुएशन एंड द स्पीकर दोनों चीजें चेंज है। नाउ यू कैन सी थर्ड वन, दिस इजंट योर्स इट्स माइन, ये तुम्हारी नहीं है, ये मेरी है। ये हम और कौन सी सिचुएशन में बोल सकते हैं, यहाँ पर तो कवि ने बोला कि ये कविता मेरी है, ये मेरे लिए है, इसे मुझे पढ़ना है, ये तुम्हारी नहीं है, बराबर। लेकिन ये लाइन सिर्फ कविता के लिए ही लागू होगी क्या, किसी और प्रसंग के लिए नहीं हो सकती है क्या, डेफिनेटली हो सकती है। और वो प्रसंग क्या हो सकता है, टू स्टूडेंट्स आर क्वारलिंग ओवर द पोजीशन ऑफ अ रूलर इन द क्लास। रूलर यहाँ पर दिया गया है, इसको आप बोलते हो, जनरली आप लोग इसे स्केल, मेरी स्केल, स्केल बोलते हैं ना, पट्टी, उसे रूलर कहते हैं, ठीक है। टू स्टूडेंट्स आर क्वारलिंग, क्वारल करना का मतलब होता है झगड़ा करना, किस चीज पर झगड़ा कर रहे हैं, ओवर द पोजीशन ऑफ अ रूलर, पोजीशन का मतलब होता है हक, अपना हक दिखा रहे हैं। एक बच्चा बोल रहा है कि ये मेरी पट्टी है, स्केल है, दूसरा बोल रहा है कि ये मेरी पट्टी है या स्केल है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है, स्पीकर कौन हो सकता है, यस डेफिनेटली वन ऑफ द स्टूडेंट्स टेल्स दिस टू द अदर, एक बच्चा दूसरे से बोल रहा होगा, क्या बोल रहा होगा, दिस इजंट योर्स इट्स माइन, ये तुम्हारी नहीं है, ये किसकी है, मेरी है। समझ में आया बच्चों, यहाँ पर ये जितनी भी लाइनें दी हैं
ये सारी कविता से संबंधित है, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि कविता से संबंधित लाइनें क्या हम किसी और जगह पर, किसी और प्रसंग में कोई और व्यक्ति बोल सकता है या नहीं बोल सकता है, यही हमें यहाँ पर करना है। तो सही है, हमने 3 सिचुएशन अभी आपको अलग अलग दे दी है, जिनमें सेम कविता वाली लाइनों को हम यूज कर सकते हैं या करते हैं। ओके, समझ आ रहा है बच्चों? नाउ कम, 4th लाइन, इफ यू डोंट क्विट दिस इंस्टेंट, आई स्वेयर आई शैल कॉल अ कॉप। अभी यहाँ पर ये लाइन बोली गई है कि यदि तुरंत तुम यहां से नहीं गए, बाहर नहीं निकले, क्विट करना यानी निकल जाना या चले जाना, यदि तुमने तुरंत इस काम को इंस्टेंट तुरंत नहीं रोका और नहीं निकले तुम और नहीं गए, आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूं, आई शैल कॉल अ कॉप, मैं पुलिस बुला लूंगा। अब ये चीज किसी और के लिए भी यूज हो सकती है कि नहीं, प्रसंग के लिए, कि यदि तुम तुरंत इस काम को नहीं रोके या काम बंद नहीं किया या तुम यहां से नहीं गए तो मैं पुलिस बुला लूंगा। तो और सिचुएशन हो सकती है या नहीं? यस, हियर इज द सिचुएशन। अ बुली, BULLY, बुली, बुली यानी गून, गून यानी बदमाश व्यक्ति, ठीक है, बदमाश व्यक्ति इज थ्रेटनिंग अ पर्सन फॉर नो कॉज। थ्रेटनिंग, THREATENING, थ्रेटनिंग का मतलब होता है धमकाना, डराना। बदमाश लोग ऐसे ही करते हैं ना, जो सामान्य व्यक्ति है या जो एकदम सभ्य व्यक्ति है, सामान्य है या बेचारा किसी के लेने देने में नहीं है, उस व्यक्ति को डराना धमकाना ऐसे बदमाश लोगों का काम होता ही है। तो यहाँ पर ये प्रसंग दिया गया है कि एक बदमाश व्यक्ति एक व्यक्ति को बिना किसी कॉज, CAUSE, कॉज यानी कारण, बिना किसी कारण के डरा रहा है, धमका रहा है। तो यहाँ पर अगर कोई बदमाश हमें धमका रहा है तो हम क्या बोल देंगे उसको? ज्यादा नहीं कर पाएंगे तो इतना तो बोलेंगे, अगर तुम सुधरे नहीं या तुम यहाँ से गए नहीं तो मैं क्या करूंगा? यस, पुलिस बुला लूंगा। तो ये स्पीकर कौन हो सकता है ऐसा वाक्य बोलने के लिए, ये लाइन बोलने के लिए? स्पीकर, द पर्सन हु वॉज थ्रेटेंड टेल्स द बुली, द पर्सन हु वॉज थ्रेटेंड यानी कि वह व्यक्ति जिसे डराया जा रहा था या धमकाया जा रहा था, वह बोल रहा है कि अगर तुम अभी यहां से नहीं गए तो मैं पुलिस बुला लूंगा। किसको बोल रहा है वो? बुली को, यानी बदमाश आदमी को, कि तुम सीधे से यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं अभी पुलिस बुला लूंगा। समझा आपको बच्चों? नाउ नेक्स्ट लाइन, इट इज टू लेट नाउ। अब बहुत देर हो गई है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसा कौन बोल सकता है? कविता में तो वो कवि ने कहा है कि अरे मैं बोलते गया लेकिन आप लोगों ने सुना नहीं, और अभी तो बहुत देर हो गई है, कविता भी खत्म होने आ गई है। ये तो कविता के लिए हुई लाइन। इस लाइन का प्रयोग कविता में भी किया गया है, तो हम और जगहों पर भी इसे कर सकते हैं कि नहीं? डेफिनेटली कर सकते हैं कि अब तो बहुत देर हो गई, कुछ नहीं किया जा सकता। ये और कहाँ कहा जा सकता है? कौन से प्रसंग पे इसे, इस लाइन को कहा जा सकता है? Here, a patient dies before doctor's arrival. यदि कोई पेशेंट डॉक्टर के पहुंचने के पहले एक्सपायर हो जाता है, डाइज यानी खत्म हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे प्रसंग पे भी ये लाइन बोली जा सकती है ना कि इट इज टू लेट नाउ, अब तो बहुत देर हो गई है, कुछ नहीं किया जा सकता, है ना? यानी कि पेशेंट मर गया है तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। कौन कह सकता है इस लाइन को? Who can be the speaker? Here, a family member tells the doctor. अब डॉक्टर अगर पहुंचा, जैसे डॉक्टर को बुलाया लेकिन डॉक्टर को पहुंचने में लेट हो गई, लेट हो गया, उसके बाद में क्या हुआ है, उसके पहुंचने के पहले ही पेशेंट खत्म हो गया, तो फैमिली मेंबर बोल सकता है ना कि डॉक्टर आपने आने में बहुत देर कर दी, अब तो कुछ भी नहीं रहा, द पेशेंट हैव डाइड, है ना? ये हो सकता है। तो इस प्रसंग पे फैमिली मेंबर भी बोल सकता है या फिर
अगर सिचुएशन चेंज होती है कि पेशेंट को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं और वो हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट करने पर डॉक्टर भी ऐसा बोल सकता है कि आप लोगों ने बहुत देर कर दी, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। नाउ लास्ट वन, हियर इज व्हाट यू शैल हैव टू डू। अब यहाँ पर उसने बोला है ये है, मतलब ये चीज आप कर सकते हो। इसका मतलब है हियर इज व्हाट यू शैल हैव टू डू। आपको ये चीज करनी है। हियर इज द सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है उसने। सॉल्यूशन यानी इसका उपाय बताया है। किस चीज का? कविता में नहीं, क्या उसने लास्ट स्टैंजा में कहा है पोएट ने कि अगर आपको कोई सजा नहीं चाहिए, आप नहीं चाहते हो कि आपको जेल में डाला जाए, आपके ऊपर कोई आरोप लगे, तो आप ये काम कर सकते हो। अगर आप ये काम करोगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रसंग है, कौन सा ले सकते हैं हम यहाँ पर? अ पर्सन आस्क फॉर अ सॉल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम। एक व्यक्ति है जो अपनी समस्या का समाधान किसी से पूछ रहा है और सामने वाला आपको अगर समाधान बता रहा है तो वहां पर हम इस लाइन का उपयोग कर सकते हैं। लाइन कौन सी है हमारी? हियर इज व्हाट यू शैल हैव टू डू। यहाँ पर ये चीज आप कर सकते हो, ये समाधान दिया है। तो हु विल बी द स्पीकर? द पर्सन्स फ्रेंड टेल्स हिम। अब उस जो व्यक्ति ने सॉल्यूशन मांगा है, समाधान मांगा है कि मुझे ये समस्या है, इसका क्या समाधान हो सकता है, तो नेचुरल है वो किसको पूछेगा? अपने दोस्तों को ही पूछेगा ना समस्या के लिए कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, ये प्रॉब्लम को कैसे मैं हल करूं, सॉल्व करूं। तो उसके दोस्त है, मित्र है, वो उसे सलाह दे रहे हैं कि ये देखो, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। समझ में आया आपको? यहाँ पर जो सिचुएशंस है और स्पीकर्स है, यहाँ पर हमने उन्हें बदल दिया है, लेकिन जो लाइनें हैं वो कविता से ही ली गई हैं। कविता की लाइनें अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग स्पीकर्स द्वारा कही गई। तो यहाँ पर जो लाइनें हैं उनका और कैसे अन्य जगहों पर उपयोग किया जा सकता है, ये इस क्वेश्चन में बताया गया है। ये उसके आंसर्स है। ओके बच्चों, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। See there, add one or two lines before or after the lines given below to prepare a short dialogue. आपको short dialogue यानी कि वार्तालाप, आपस में जो हम कन्वर्सेशन करते हैं या डायलॉग, जो बातचीत करते हैं। अब यहाँ पर 4 लाइनें दी गई हैं। आपको या तो 1-2 लाइनें बिफोर यानी पहले, और आफ्टर यानी कि बाद में। हमें क्या करना है? इन 4 लाइनों का उपयोग करना है हमारे डायलॉग में। उनमें या तो हम आगे लाइनें लगाएं, पहले ज्वाइन करें, या फिर बाद में। इन लाइनों की जो लाइनें दी हैं, लाइनें क्या क्या हैं? इट्स ओनली मींट फॉर मी, यह केवल मेरे लिए है। ओके। सेकेंड, यू रियली हैव टू स्टॉप, तुम्हें अब सच में स्टॉप कर देना चाहिए, यानी रोक देना चाहिए, रुक जाना चाहिए। यानी यदि कोई कार्य कर रहे हो तो अब सच में तुम्हें उसे बंद करना चाहिए। दैट इजंट वेरी नाइस, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, इसका केवल एक ही समाधान है या उपाय है। हमें इन 4 लाइनों का उपयोग हमारे छोटे से डायलॉग में करना है, चाहे हम डायलॉग के बीच में करें, चाहे स्टार्टिंग में करें, चाहे एंड में करें, यानी कि बिफोर या आफ्टर। समझ में आया? सो कन्वर्सेशन हम कर रहे हैं और यू कैन से शॉर्ट डायलॉग तैयार कर रहे हैं, छोटे छोटे डायलॉग। ओके, बहुत लेंदी नहीं करना है, छोटे छोटे। हियर इज द फर्स्ट वन, अ चाइल्ड। डायलॉग देखो, 2 के बीच में हो रहा है, एक बच्चा और उसका मित्र, हिज फ्रेंड।
सिंपल है. विल यू प्लीज अलाउ मी टू यूज योर बैग. विल यू प्लीज, क्या आप मुझे अपनी बैग यूज करने के लिए अलाउ करेंगे. अलाउ करेंगे यानी अनुमति देंगे. मित्र क्या बोल रहा है? His friend says, no, sorry, नहीं, मुझे खेद है. It's only meant for me. यह केवल मेरी है. अब एक बच्चे ने पूछा बैग के लिए अपने दोस्त से, और दोस्त ने उसे कह दिया कि नहीं, मैं नहीं दे सकता क्योंकि ये केवल मेरी है. अब आप देखिए पहला डायलॉग की लाइन इधर पे आ गई है ना. और हमने क्या जोड़ा? एक लाइन बिफोर जोड़ी है, 2 लाइन बिफोर. कौन सी 2 लाइन जोड़ी है? विल यू प्लीज अलाउ मी टू यूज योर बैग, ये हमने जोड़ा है. साथ ही हमने और क्या जोड़ा है? नो सॉरी. समझ में आ गया बच्चों? हमारा उद्देश्य क्या है? जो 4 लाइनें ऊपर दी है वो हमारे शॉर्ट डायलॉग में आनी चाहिए, या तो पहले या तो बीच में, अंत में. ठीक है. नाउ सेकंड वन इज अ बॉय. वो क्या बोल रहा है? आई वॉन्ट टू मोर लड्डूस मदर. माँ से कह रहा है, माँ मुझे 2 लड्डू और चाहिए. है ना. बच्चों को लड्डू बहुत पसंद रहते हैं, मीठे रहते हैं, है ना, स्वादिष्ट लग रहे हैं, भाई और चाहिए मुझे. ऐसा बच्चा अपनी माँ से बोल रहा है. एंड मदर व्हाट शी इज टेलिंग? शी इज टेलिंग यू ऑलरेडी हैव ईटेन 4. माँ ने कहा यू ऑलरेडी यानी पहले ही, आपने पहले ही कितने लड्डू खा लिए हैं? 4. यू रियली हैव टू स्टॉप. अब हमारी डायलॉग वाली लाइन आ गई है ना. यू रियली हैव टू स्टॉप. अब तुम्हें क्या करना चाहिए? खाना रोक देना चाहिए, क्योंकि तुमने पहले ही 4 खा लिए हैं. तो हमने यहाँ पर भी देखो लाइनें पहले जोड़ी है ना, बिफोर जोड़ी है. ओके. नाउ कम टू आवर थर्ड डायलॉग. फादर, पिताजी और दीपा, इन दोनों के बीच में शॉर्ट डायलॉग है. फादर इज टेलिंग व्हाट आर यू डूइंग विद द डॉग. तुम डॉग के साथ क्या कर रही हो? दीपा, आई एम पुलिंग इट्स टेल. आई लाइक इट. दीपा बोल रही आई एम पुलिंग, PULLING, पुलिंग. पुल का मतलब होता है खींचना, और पुल का अपोजिट है पुश, धकेलना. ओके. धकेलना और खींचना. यहाँ पर पुलिंग इट्स टेल, क्या बोल रही हो? मैं उसके कुत्ते के साथ क्या कर रही हूँ? उसकी पूंछ खींच रही हूँ. आई लाइक इट, मुझे अच्छा लग रहा है उसकी पूंछ खींचना. देन फादर व्हाट ही इज टेलिंग, डोंट डू इट, ऐसा मत करो. दैट इजंट वेरी नाइस, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत गलत बात है. देखिए हमारी लाइन आ गई है यहाँ पर. दैट इजंट वेरी नाइस, द डॉग माइट बाइट यू, कुत्ता तुम्हें काट लेगा, ऐसा बिल्कुल मत करो. और वैसे भी कुत्ते को परेशान करना या किसी भी जानवर को व्यर्थ में परेशान कर रहे हो आप लोग. अपने आपको अच्छा लग रहा है, यू लाइक इट, इसीलिए आप उसे तंग कर रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत बात है ना. सो इसीलिए दैट इजंट वेरी नाइस, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है. समझ में आया बच्चों? ये हो गए हमारे 3 डायलॉग. नाउ कम टू फोर्थ वन. देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, है ना. इसे हमें देखना है नीचे. लता एंड ब्रदर, दे आर डूइंग कन्वर्सेशन, उनके बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है. लता इज टेलिंग माय फ्रेंड सुमन इज नॉट टॉकिंग टू मी. लता कह रही है मेरी फ्रेंड जो है सुमन, वो मुझसे बात नहीं कर रही है. तो ब्रदर यानी भाई पूछता है व्हाट फॉर, क्यों नहीं कर रही है. लता उसे क्या आंसर दे रही है? आई क्वारल्ड विथ हर, क्योंकि मैंने उससे क्या किया है? झगड़ा किया. अब नेचुरल है, जब आप अपने दोस्त से सहेली से झगड़ा करोगे तो वो आपसे बात करेगी क्या? नहीं. तो ये परेशानी लता को हो गई कि अब सहेली तो है, अब वो बात बंद कर दी है, और वो उसे अच्छा भी नहीं लग रहा है कि मेरी फ्रेंड ने मेरे से बात बंद कर दिया. बट परेशानी तो इसने ही की ना, लड़ाई की. तो ब्रदर ने उसे क्या सॉल्यूशन दिया? सीधे, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, go and say sorry to her
and make friends with her again. भाई ने उससे कहा कि अब तो इसका खाली एक ही उपाय है, एक ही समाधान है. क्या? कि go and say sorry. जाओ और उसे सॉरी बोलो and make friends with her again. वापस उससे दोस्ती करो, है ना? तो here is the 4 situation they have given, 4 lines they have given you. 4 लाइनें आपको दी गई थी. उन 4 लाइनों के ऊपर सिचुएशन होके हमें क्या करना था? डायलॉग तैयार करना था. So I have given you the all 4 short dialogues. Okay. Now the last question of your English workshop. Find all contracted forms used in the poem. तो बच्चों ये मैंने आपको जब पोयम पढ़ाई थी उस समय दो तीन छोटी टेस्ट ली थी. उसमें आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स की नहीं ली थी, बराबर. लेकिन आपको मैंने इसके पहले वाले लेसन में द वेलकम में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स क्या होते हैं और कैसे फाइंड आउट करना ये आपको मैंने बताया है ना. तो यू आर वेरी वेल नोन अबाउट दैट कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स. तो हियर इज द आंसर. आप देखिए और ये सारे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वर्ड्स आपकी कविता में यूज किए गए हैं. ओके बच्चों, you can find all these contracted form words there. Okay, so copy down all these questions in your notebook. Okay, that's the end of your English workshop part 2. आपको क्या करना है? As usual हर वीडियो में मैं आपको बोलती हूँ आज की डेट डालनी है. डेट डालने के बाद प्रश्न और उनके उत्तर जो कि मैंने आपको इस वीडियो में दिए हुए हैं देखकर बगैर कोई स्पेलिंग मिस्टेक किए अपनी कॉपी में लिखकर रखने हैं. ओके बच्चों, ये है आपका आज का होमवर्क. समझ में आ गया सबको? That's the end of this lesson. Now we will see in our English lecture with language study. इसी लेसन की लैंग्वेज स्टडी के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी. ओके, तब तक के लिए बाय बाय.